नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, राज्य सरकार ने एएफएसपीए को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया। बता दें कि मणिपुर सरकार ने मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर बुधवार को पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। 19 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न चरमपंथी विद्रोही समूहों की हिंसक गतिविधियों के कारण पूरे मणिपुर राज्य में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों के उपयोग की आवश्यकता है। घोषित अशांत क्षेत्रों में राज्य की राजधानी इम्फाल, लामफेल सिटी, सिंगजामोई, सेकमाई, लामासाई इत्यादि शामिल है। मणिपुर सरकार ने 7 जिलों के 19 पुलिस स्टेशनों को छोड़कर मणिपुर के सभी हिस्सों में सशस्त्र बल अधिनियम 1998 यानी एएफएसपीए को 1 अक्टूबर से अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। कनाडा में पीएम मोदी के अपमान पर भड़की कांग्रेस, खालिस्तानियों के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग। बता दें कि भारत और कनाडा के बीच रिश्ते रोज खराब ही होता जा रहा है। यहाँ बैठे खालिस्तानी भारत को उकसाने के लिए रोज घटिया हरकत कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कनाडा में खालिस्तानी तत्वों द्वारा किए गए उस विरोध प्रदर्शन की निंदा की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर और कटआउट पर जूते चलाए गए और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आग लगाया गया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ बिना कोई देरी किए आवश्यक कार्रवाई की मांग की। अधीर रंजन चौधरी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा, बिना कुछ कहे मैं कनाडा में खालिस्तानी तत्वों के जघन्य कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्डबोर्ड आकृति को लात मारने की हिम्मत की और भारतीय ध्वज को जला दिया। भारतीय सरकार को उन भारत विरोधी आतंकवादियों के खिलाफ सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। बता दें कि मंगलवार को कनाडा के टोरंटो शहर में करीब 100 खालिस्तानियों ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जला दिया। खालिस्तानियों के डर से कई हिंदू परिवार डर के साए में जी रहे हैं। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से पहले भी कई बार कनाडा में रह रहे हिंदू परिवारों को देश छोड़ने की चेतावनी दी जा चुकी है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू का नया धमकी भरा वीडियो, बोला दिल्ली में संसद के पास पहुंच चुके हैं हमारे लोग। बता दें कि कनाडा स्थित प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस संगठन के चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें दावा किया गया है कि उसके लोग दिल्ली के संसद के पास पहुंच गए हैं। ये वीडियो देख दिल्ली पुलिस के होश उड़ गए और आनन फानन में कई टीमों को संसद के इलाके में भेजा गया। वीडियो में दिल्ली की कुछ सड़कों और अंडरपास को भी दिखाया गया है जिसमें भारत विरोधी और खालिस्तान के समर्थन में नारे लिखे गए थे। दावा किया गया कि ये जगह संसद के पास है। पन्नू ने वीडियो में कहा कि कई लोगों ने दिल्ली के आईएसबीटी क्षेत्र के पास दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे हैं। खालिस्तान के लिए वो लड़ाई लड़ता रहेगा। वहीं दूसरी ओर इस बात की खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ गए। आनन फानन में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी दिल्ली के एक अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि एक फ्लाईओवर पर खालिस्तान समर्थकों ने कुछ नारे लिखे थे। इसके अलावा कई टीमों ने संसद और उसके आसपास के इलाकों की तलाशी ली, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। वीडियो में पन्नू ने कहा है कि दिल्ली खालिस्तान बनेगा। कनाडा से खालिस्तान समर्थक दिल्ली पहुंचे थे। उनका मिशन संसद के पास ऐसे काम करना था। उसने आगे कहा कि पीएम मोदी निज्जर की हत्या के जिम्मेदार हैं। सिख फॉर जस्टिस इसका बदला जरूर लेगा। उसने अपना टारगेट 6 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप को बताया। पहले भी दे चुका है धमकियां। बता दें कि पन्नू पहले भी कई धमकी भरे वीडियो जारी कर चुका है। 15 अगस्त और G20 सम्मेलन के दौरान भी उसने कई धमकियां दी थी। दोनों मामलों में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। मेनका गांधी के इस्कॉन मंदिर पर गंभीर आरोप, कहा इस्कॉन सबसे बड़ा धोखा, कसाईयों को बेचता है गाय। बता दें कि इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस पर भारतीय जनता पार्टी सांसद मेनका गांधी ने गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि इस्कॉन में बड़े स्तर पर धोखेबाजी हो रही है। साथ ही ये आरोप भी लगाए हैं कि यहाँ गायों को गौशाला से निकालकर कसाईयों को बेचा जाता है। हालांकि इस्कॉन ने सभी आरोपों को झूठा बताया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री पशु अधिकार क्षेत्र में लगातार सक्रिय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस्कॉन देश का सबसे बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि ये गौशालाएं चलाता और बड़ी बड़ी जमीनों समेत सरकार से कई लाभ हासिल करता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भाजपा सांसद ने आंध्र प्रदेश की गौशाला का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वो इस्कॉन की अनंतपुर गौशाला गई थी, जहां एक भी ऐसी गाय नहीं मिली जो दूध नहीं देती। साथ ही पूरी डेयरी में कोई बछड़ा नहीं था। उन्होंने कहा कि डेयरी में एक भी दूध देने वाली गाय नहीं थी, एक भी बछड़ा वहां नहीं था। इसका मतलब कि सभी को बेच दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस्कॉन अपनी सभी गायों को कसाईयों को बेच रहा है। उनके जितना कोई भी ये काम नहीं करता और सड़कों पर गाते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा। इसके बाद कहते हैं कि उनका पूरा जीवन दूध पर ही निर्भर है। शायद उनके जितनी गायों को कसाईयों को कोई और नहीं बेचता होगा। रूस से 70 साल की दोस्ती और बनी रहेगी। न्यूयॉर्क में बैठकर अमेरिका को जयशंकर का बड़ा संदेश। बता दें कि रूस के साथ हमारी दोस्ती 70 सालों से मजबूत बनी हुई है और उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में बैठकर अमेरिका और चीन को संदेश देते हुए ये अहम बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी शक्तियों के रिश्ते उतार चढ़ाव से गुजरते रहे, लेकिन भारत और रूस के बीच ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में रूस का झुकाव एशिया की ओर अधिक होगा। विदेश मंत्री ने काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में बोलते हुए कहा कि रूस खुद को यूरोपीय शक्ति मानता था, लेकिन 2022 में जो हुआ उसके बाद उसका झुकाव एशिया की ओर अधिक होगा। इसकी वजह बाजार भी है। रूस और चीन की दोस्ती का भारत पर क्या होगा असर? ऐसे एक सवाल पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा, हमारे रिश्ते 1950 से ही अच्छे हैं। आप वैश्विक राजनीति के बीते 70 सालों पर नजर डालेंगे तो दिलचस्प बात नजर आएगी। अमेरिका रूस, रूस चीन, यूरोप रूस समेत तमाम बड़े देशों के रिश्तों में उतार चढ़ाव आए, कभी अच्छा और कभी बुरा दौर आता ही रहा है, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते ऐसे उतार चढ़ाव से परे रहे हैं। हम तो साल दर साल विश्वास के साथ आगे बढ़े हैं। सोवियत काल में भी ऐसा था और आज भी हम ऐसे ही चल रहे हैं। खालिस्तानी नेटवर्क की कमर तोड़ रही है एनआईए। 6 राज्य और 53 ठिकानों पर रेड, कई को दबोचे। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बुधवार को खालिस्तानी आतंकी अर्शदुल्ला और कई खूंखार गैंगस्टरों से जुड़े आतंकवादियों, गैंगस्टरों, ड्रग तस्करों के नेक्सस पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। इसके तहत कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। हाल के समय में कई खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन तेज किया गया। जांच एजेंसी ने बुधवार को 6 राज्यों के 53 ठिकानों पर छापेमारी की। इसकी शुरुआत आज सुबह से हुई और दिन भर कार्रवाई चलती रही। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी का मास्टर प्लान, सीएम उम्मीदवार का चेहरा नहीं करेगी पेश। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले साल के अंत में होने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। हालांकि पार्टी इन विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा पेश नहीं करेगी। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के इलेक्शन प्लान के तहत पार्टी विधानसभा चुनाव में किसी को मुख्यमंत्री फेस को प्रोजेक्ट नहीं करेगी। पार्टी ने ऐलान किया है कि वो सभी राज्यों में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक खासकर हिंदी भाषी राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसका विशेष तौर पर ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा तेलंगाना तथा मिजोरम में चुनाव जीतने के लिए सामूहिक नेतृत्व पर भरोसा करने की योजना बनाई है। बीजेपी के वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पार्टी साल के अंत में होने वाले चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरा पेश नहीं करेगी। पार्टी ये रणनीति ऐसे वक्त लाई है जब राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश के मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जा रही है। अरविंद केजरीवाल के मुरीद हुए बाबा रामदेव, आम आदमी पार्टी की 3 कामयाबी गिनवाई। बता दें कि अक्सर अरविंद केजरीवाल की आलोचना करने वाले योग गुरु बाबा रामदेव भी अब उनके मुरीद बन गए। हाल ही में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते नजर आए। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमकर इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। इसमें एक टीवी शो के दौरान बाबा रामदेव कहते नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। इसमें वो गीता के श्लोक के साथ कहते हैं कि पुरुषार्थ और पराक्रम करने वाले ही सफलता के शिखर चढ़ते हैं। 3 विजय उन्होंने प्राप्त कर ली। अरविंद केजरीवाल जी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। बाबा रामदेव ने आगे कहते नजर आ रहे हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली विजय कर लिया, पंजाब विजय कर लिया,
फिर एमसीडी जिसे दिल्ली का दूसरा डोर है सत्ता का, वो भी विजय कर लिया। अब इस बार गुजरात में थोड़ी सीटें आई, लेकिन अगली बार इतनी बड़ी चुनौती बन के उभरेगा अरविंद केजरीवाल बीजेपी के लिए, वो आने वाले समय में बीजेपी को नाको चने चबवा देगा। बता दें कि बाबा रामदेव बीजेपी और नरेंद्र मोदी के समर्थक माने जाते हैं, साथ ही वो अक्सर अरविंद केजरीवाल की आलोचना करते रहते हैं। हालांकि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था तब दोनों एक ही मंच पर नजर आते थे और एक दूसरे का समर्थन और तारीफ भी करते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब अपनी पार्टी बनाकर बीजेपी के लिए ही चुनौती बन गए तो रामदेव ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ में सरकार बनाई तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल सच में देश में वीवीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं और देश के हित में राजनीति करना चाहते हैं तो उन्हें जनता को बताना चाहिए कि वो कांग्रेस के साथ क्यों है, नरेंद्र मोदी के साथ क्यों नहीं है। एनडीए से नाता तोड़ने पर उदयनिधि ने एआईएडीएमके और बीजेपी पर कसा तंज, बोले एक चोर और दूसरा लुटेरा है। बता दें कि तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने एनडीए गठबंधन से नाता तोड़कर अलग हुई एआईएडीएमके और बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां फिर से चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आ सकती हैं क्योंकि एक लुटेरा है और दूसरा चोर है। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कृष्णगिरी जिले में डीएमके युवा विंग की एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि अन्ना द्रमुक द्वारा भाजपा के साथ अपने संबंध तोड़ने के बावजूद डीएमके के 2024 के लोकसभा चुनाव में विजय होगी। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि केपी मुनुसामी ने घोषणा की है कि एआईएडीएमके भाजपा गठबंधन खत्म हो गया है। भले ही आपका भाजपा के साथ गठबंधन हो या ना हो, 2024 का लोकसभा चुनाव डीएमके ही जीतने वाली है। आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते। आपके अपने अन्ना द्रमुक कैडर है और लोग इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा है क्योंकि आपके पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के खिलाफ ईडी के मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि वे एआईएडीएमके और भाजपा आपस में लड़ने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय वे फिर एक साथ आएंगे क्योंकि एक लुटेरा है और दूसरा चोर है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।